नमस्कार साथियों, मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं चलिए इसका दूसरा पार्ट लेके आता हूँ। ये जो भी जेपीएससी पीटी से संदर्भित जो 17 मार्च को होने वाला एग्जाम है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? शायद ये क्वेश्चन पीछे ही पढ़े थे, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो आप इसका जानते हैं आंसर क्या होगा? C 75, अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक ना। ये सारी चीजें, क्योंकि राष्ट्रपति से कार्यपालिका से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति के पास कब है जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? ए, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सी, स्वविवेक से, या डी, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब जानते हैं कि सबसे पहले कि ये अभी इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे, आप याद रखिएगा, लिखित परामर्श पे पर किया जाएगा। आपको बता दें, 44वां संविधान संशोधन से पहले, 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले क्या था ना, कि सिर्फ प्रधानमंत्री मौखिक परामर्श दे देते तो राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता था, समझे। तो यही कारण था, इंदिरा गांधी सिर्फ मौखिक दिए थे, जिसके कारण क्या होता, पूरा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था, ठीक। तो फिर उसे बदल के कहा गया कि नहीं, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श अगर राष्ट्रपति को दिया जाएगा, उसी के बाद क्या होगा, लगाया जाएगा, ठीक। चलिए, मृदा निर्माण में सर्वप्रथम निर्भर करती है, जब मृदा का निर्माण होता है तो सबसे पहले कोष किस पर निर्भर करती है? ए, अपक्षय, बी, भूस्खलन, सी, अपर्दन, और डी, बृहद संचलन, समझे। तो आपको समझना होगा कि मृदा निर्माण में सबसे पहला क्या काम होगा? भूस्खलन, अपर्दन या बृहद संचलन? नहीं, आप जानते हैं अपक्षय। जब तक वो भूरभूरा नहीं होगा, यहाँ पे छोटा 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 सा टुकड़ के अपक्षय में नहीं होगा, तभी तो अपर्दन होगा ना, तब ये अपर्दन होगा, भूस्खलन होगा। तो इसको जो सबसे पहले टूट के जो छोटे छोटे टुकड़ा होने के जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को कहते हैं अपक्षय, मतलब उसका क्षय हो जाना, समझे। तो ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक, अपक्षय, ठीक। तो सबसे पहले मृदा निर्माण में सर्वप्रथम किस पे निर्भर करता है? आप जानते, अपक्षय पे, ठीक ना। और आपको पता है कि कृषि जो तकनीकी है उसे 6 क्वेश्चन रखा गया जेपीएससी का पेपर 1 का सिलेबस में, ठीक ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? ए, शैवाल और जीवाणु, बी, शैवाल और कवक, सी, जीवाणु और कवक, डी, कवक और मॉस। तो आपको ये बताना होगा कि लाइकन किस दो जीवों का सहजीवी का सहचर्य है, ठीक ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, शैवाल और कवक से बना हुआ है ना, ये दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। और ये कौन सा, जहाँ पर नग्न चट्टान होते हैं, सबसे पहले यही लोग का जन्म होता है, फिर ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, वो चट्टान को तोड़ते हैं, अपक्षय करते हैं, और वही अपक्षय जब मृदा में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उस मृदा में क्या होता है, प्लांट लगने लग जाते हैं, ठीक ना। प्लांट का फिर उद्भव होने लग जाता है, ठीक ना, उत्पन्न होने लग जाते हैं। चलिए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है? ए, आवासीय प्रदूषण, बी, विदेशी प्रजातियों का आगमन, सी, अत्यधिक दोहन, और डी, आवासीय विनाश, ठीक ना। तो आपको बता दूं, ये सभी है, इसमें से कोई भी एक नहीं जो नहीं है, लेकिन सबसे अधिक मुख्य कारण, तो सबसे अधिक मुख्य कारण जानते हैं, ये है आवासीय विनाश। जिसका आवास ही नष्ट कर दिया जाएगा, तो इससे जानते हैं 70% जो ह्रास हुआ है ना जैव विविधता में, कुल ह्रास का 70% ह्रास का कारण क्या है? उसका आवास नष्ट हो जाना, जैसे जंगल कट जाना, फिर खनन वगैरह हो जाना, बालू उलू हटा देना, सब जितने भी चीज़ें हैं उन लोग का आवास का विनाश के कारण 70% क्या हुआ, विविधता खत्म हो गई है। मतलब जो भी हो रही है उसमें 70% योगदान आवासीय विनाश का है, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आवासीय विनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर सी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और डी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको इसमें से पता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP, ठीक ना। आपको बताना है कि 2023 का मानव विकास रिपोर्ट जहाँ इंडिया का कितना था, तो आपको बता दो 132। आप इसे याद कर लेना, ये आने वाला है, ठीक ना, 32वां स्थान है, ठीक। चलिए, तो आप ये याद रखिएगा, UNDP जारी करता है और भारत का 132 रैंक था, ठीक ना। देखिए, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है, ठीक ना। तो खट्टे फलों किससे? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी कृषि।
तो आपको पता है कि जो भी खट्टे फल है, चाहे अंगूर हो, संतरा हो, इस तरह का नाम आए खट्टे फलों का, तो आप याद रखिए भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। जो भूमध्य सागर हमारा जो है वहाँ पे, चाहे वो इटली क्षेत्र हो, फिर ये आपका स्पेन हो, या फिर इधर से अफ्रीका के ऊपर साइड का, और इधर फ्रांस वगैरह, इस सब एरिया में पूरे में क्या होता है, खट्टे फलों का उत्पादन अत्यधिक होता है। वहाँ का जो जलवायु, कृषि जलवायु, वो खट्टे फलों के लिए उपयुक्त है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन से कारक है? उद्योग को कौन कौन से? बाजार का अभिगम्यता, बी कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, सी परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, या उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता है, आप लोग को पढ़ना भी उद्योग से संबंधित, तो समझे, तो उद्योग में ने ये या डी उपयुक्त में सभी। तो आपको बता दो ये तीनों का जरूरी है, तीनों नहीं होगा तो कैसे होगा? बाजार नहीं होगा तो हम कहाँ बेचेंगे? उत्पादन करेंगे तो कहाँ पे लेके जाकर बेचूंगा? कच्चा माल की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर हम कैसे बनाऊंगा? फिर परिवहन और संचार की सुविधा नहीं होगी तो हम फिर उस पर क्या होता है, जो भी माल बनाया उसको मार्केट तक कैसे ले जा सकता है? इसके कारण ये तीनों का होना जरूरी है। अगर उद्योग की स्थिति को, अगर आपने मतलब कहाँ आपको उद्योग लगाना है, तो आपको इस तीनों चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक ना, चलिए 34 में क्या बोला गया क्वेश्चन में? 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है? समझे, ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, और डी नागालैंड। ठीक ना, आपको इसमें बताना होगा, एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई, दर्ज क्या की गई वृद्धि? नेगेटिव है, नागालैंड का। ठीक ना, नागालैंड का जानते हैं जनसंख्या ही घट गया, कितना परसेंट? 0.6%। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि हमको पढ़ना है पॉपुलेशन, जनसंख्या से ना, विविध में भी पढ़ना है, और ये हमारा कहाँ पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर उसकी जनसंख्या क्या हो गई है, घट गई है। कितना माइनस चला गया, -0.6%। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये ऐसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारक निर्धारित करता है जनसंख्या वितरण को? ए भूविन्यास, बी जल की उपलब्धता, सी जलवायु, उपयुक्त में से सभी। मतलब कि आपका जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, मतलब कहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कहाँ पे कम है, तो इसका निर्धारण कौन करता है? भूविन्यास मतलब भूमि का जो भी विन्यास हो, बनावट, या जल की उपलब्धता, जलवायु, या उपयुक्त में सभी। आपको बता दूं ये क्या है, सभी है। समझे, इसमें क्या है, सभी आएगा, उपयुक्त में से सभी। क्यों? अरे भूमि, अगर पहाड़ के एरिया में आप जाइए तो जहाँ पे भूमि कम है, भू विन्यास बनावट, तो वहाँ पे आपको कम दिखेगा, वहीं पे मैदानी इलाका में क्या है, अधिक है जनसंख्या ना। फिर बी देखिए, जल की उपलब्धता, जहाँ पे जिस क्षेत्र में जल था वहीं पे अत्यधिक सभ्यता भी बना था, जिस चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, या फिर यहाँ पे पंजाब के क्षेत्रों में आके सब सिंधु में बसे हुए कबीलाओं, जिसको आर्य समाज, आर्य लोग कहा जाता है, उन लोगों, या फिर जितना भी गंगा नदी किनारे देखिए आपको सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य दिखेगा। ठीक ना, तो जल की उपलब्धता, जलवायु भी, जहाँ पे अत्यधिक ठंड हो, जहाँ पे अत्यधिक गर्म हो, वहाँ पे आपको जनसंख्या कम दिखेगा। जहाँ बैलेंस बना हुआ जलवायु हो, वहाँ पे आपको क्या, अत्यधिक जनसंख्या दिखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ठीक ना, ये धन उधार लेता है। ठीक ना, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ए बैंक दर, बी रेपो दर, और सी रिवर्स रेपो दर, और डी सांविधिक तरलता दर। ठीक ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है, उधार लेता है, देता नहीं है। आप इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, उधार ये क्या बोलता है, लेता है कौन, आरबीआई। तो आरबीआई जब उधार लेता है तो इसको क्या कहा जाता है, ये रिवर्स रेपो दर। ठीक ना, कौन सा रहा, रिवर्स रेपो दर। और अगर देता तो बैंक दर होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए देता तो रेपो दर हो जाता। ठीक ना, चलिए निम्नलिखित में विचार कीजिए, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है? ए दूसरा, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है? अब बताइए इसमें से ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी दोनों सही है, या डी दोनों में से कोई सही नहीं है। आपको मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ेगा तो ऋणियों को, जो ऋण लिया है उन लोग को तो लाभ हुआ ना। मान लिया जाए कि आपसे हम 10 रुपया ऋण लिए, 10,000 रुपया ऋण लिए, जब महंगाई हो गया, जब हम आपको 10,000 लौटाएंगे वापस, तो उसका तो वैल्यू कम हो जाएगा, मान लीजिए 9,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ऋणियों क्या हुआ, लाभ हो गया। फिर मुद्रास्फीति बॉन्ड धारक,
तो अब देखिए, बॉन्ड धारक, मान लीजिए कि सरकार से अपने बॉन्ड उससे लिए और उसको पैसा दे दिए सरकार को, समझे, बॉन्ड धारक बॉन्ड पत्र पे अपने पैसा ले लिया। अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया और उसने बोला कि आपको हम इतने सालों पे इतना रुपया देंगे, जबकि अगर इन्फ्लेशन देखा जाए मुद्रास्फीति उससे ज़्यादा है। इसके कारण क्या होगा, लाभ नहीं होगा, इन लोगों को घाटा हो जाएगा। तो इसमें केवल कितना सही है, एक सही होगा, ठीक ना। तो इन्फ्लेशन मतलब देखिएगा कि महंगाई में किस प्रकार से, महंगाई किसके ऊपर किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, समझे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आप जानते हैं 2007 में आया था, ठीक ना। कब आया था, 2007 में, ठीक ना। खाद्य मिशन है, ठीक ना, एक्ट मत समझिएगा। अगर यहाँ एक्ट होता तो आप याद रखते, अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे हम आपको एक्ट कह दें तो एक्ट का मतलब होता है 2013 में, ठीक ना। एक्ट का क्या हुआ, 2013 में, ठीक। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए, इसमें ए, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना, बी, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन करना, सी, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, और डी, फसलों की नई किस्म विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो आप जानते हैं कि साख मतलब होता है ऋण सुविधा का सुदृढ़ करना, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं, समझे। खाद्य मिशन के तहत फसल का नई किस्म का विकसित करना है, सुधारीकृत मतलब उत्पादन को बढ़ाना है, और उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का भी वितरण करना है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा सही नहीं होगा, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, मतलब भूमि सुधार से कौन सा एक संबंधित नहीं है। ए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बी, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी, काश्तकारी सुधार, और डी, बहुफसलीय योजना, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि इसका क्या होगा, आपको बता दूं कि ये जो है बहुफसलीय योजना का इसका कोई लेना देना, ठीक ना। इसमें सुधार का किसका किसका बात किया, मात्र तीन चीज का सुधार का बात किया गया भूमि सुधार में, ठीक ना। जमींदारों की प्रथा को उन्मूलन का भी बात किया गया, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा मतलब कि बताया गया कि एक परिवार के पास कितना भूमि रहेगा मैक्सिमम, और काश्तकारी सुधार, जो लोग काश्तकारी बटैया में लेते हैं खेत, तो उन लोग का को भी मजबूत रखना, मतलब उन लोग को भी कुछ हित देना। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक तथा यांत्रिकरण किस प्रकार से संभव नहीं है, मतलब क्या कारण है कि जो कृषि क्षेत्र में जो हम लोग यंत्र मशीन का यूज नहीं कर सकते। ए, छोटे जोत क्षेत्र, बी, ट्रैक्टरों की कमी, सी, किसानों की गरीबी, या डी, लोगों की उदासीनता। तो आप जानते हैं कि इसमें से सबसे मेन महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है, छोटे खेत। हम जब भी मशीन चलाएंगे तो हमको बड़े खेत चाहिए, और जब जानते हैं हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे खेत है। आप यह भी पता है कि 86% लोग के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो 2 हेक्टेयर से जो कम जमीन है, ये भी कई जगह पे छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, इसको कुल मिला के इस प्रकार से हम, हमारे छोटे खेत होने के कारण क्या कर सकते हैं, हम लोग मशीन का यूज, मशीनीकरण नहीं कर सकते, ठीक ना। एक समस्या देखिए, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, सी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, और डी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। तो अब जानते हैं जो फिलिप्स का वक्र है ये आ सकता है, इसका संबंध है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से, समझे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी क्या होगा, घटेगा। आप याद रखिएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा। जैसे कहा जाता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, उद्योगपतियों को फायदा होगा, उन लोग को लाभ मिलेगा, लाभ को लोग इन्वेस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, और उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार सृजन होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। आप ये लोगों का फिलिप्स वक्र ने ऐसा बनाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। बाहरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो मतलब इसमें कौन सा टैगलाइन बनाया गया था। ए, समावेशी विकास गरीबी न्यूनीकरण, बी, समावेशी एवं धारणीय विकास, सी, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, और डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास, ठीक ना। तो आप लोग को ये याद ही होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, तीव्रतर धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास, ठीक ना। और अगर तीव्रतर को सिर्फ हटा दिया जाए ना, तो धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास किसका कहलाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक ना। ये 11वीं का आ जाएगा, ठीक ना। तो आप याद रखिए, सिर्फ 11वीं में तीव्रतर जोड़ दिया गया था, ठीक। तो याद रखिए 10वीं 11वीं और 12वीं को आप याद रखिएगा, ठीक ना। तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास किसमें, 12वीं में। और अगर सिर्फ धारणीय और समावेशी विकास का बात करेंगे तो किसका आ जाएगा, हमारा 11वीं का, ठीक। चलिए, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। अब जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, किसका होगा, सरकारी कर्मचारी का, बी, कॉर्पोरेट कर्मचारी का, सी, लेनदार का, डी, उद्यमी का, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ा,
मतलब कि महंगाई हुआ, तो आप लोगों को पता है कि उद्यमियों का क्या होता है, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक ना, क्योंकि उसका माल का रेट बढ़ गया, ठीक ना। बाकी सबका घटेगा, तीनों का, ठीक ना। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, ए हीरे में, बी निर्वात में, और सी पानी में, और डी हाइड्रोजन में, ठीक ना। तो आपको पता है कि ये लाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये किसी माध्यम का जरूरत नहीं है, इसीलिए सबसे अधिक किस में चलता है, निर्वात में, ठीक ना, निर्वात में। और आपको पता है कि 3 लाख, समझे, किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, कितना 5 जीरो हुआ ना, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना। इसका स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड क्या नापा गया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनमो का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ठीक ना। तो डायनमो का अब जानते गाड़ी सब में लगा हुआ होता है, और इसका मेन काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक ना। आप ये याद रखिएगा, ठीक ना, डायनेमो का, ठीक ना। तो आगे बढ़ते, ठीक। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक ना, ए एल्युमिनियम, बी चांदी, सी सी क्या होगा, तांबा, और डी सोना। तो आप जानते हैं कि सबसे अच्छा अगर विद्युत का कोई सुचालक है तो चांदी है, चांदी चांदी, ठीक ना। आप चांदी याद रखिएगा, ठीक। सबसे अधिक सुचालक किसका नंबर है, चांदी का, ठीक है। सबसे अधिक अच्छा सुचालक कहाँ पे होता है, विद्युत का, चांदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक फार्मूला, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें से कुछ है नहीं, मैं यूं ही बता देता हूँ। ये D2O को कहते हैं, भारी जल, और ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर में क्या करने में, मंदन करने में इसका यूज होता है, ठीक ना। देखिए फिर मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है, ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है वसा नहीं होता है, उपयुक्त में कोई तो होगा ही आंसर। अगर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कोई भी बनाता है तो इसका मात्र 10% चांस होता है सही होने का, ठीक ना। तो इस पर कभी भी आपके पास क्वेश्चन हो तो इस पर कभी टिक मत करना अगर नहीं जानते हो तो। अभी 3 में से 1 आप कोशिश कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि मुंह से स्टार्ट हो जाता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। मुंह जैसे आप मुंह में खाना लिए तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, अब जानते हैं। ए आत्माराम पांडुरंग है, बी तिलक जी है, सी एनी बेसेंट है, और डी रास बिहारी घोष है। तो जानते हैं प्रार्थना समाज कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था, और इसका स्थापक कौन थे, आत्मा राम पांडुरंग, ठीक ना। और आत्माराम पांडुरंग, और इसके अलावा आपको 3 4 और याद पढ़ लेना। आर्य समाज की स्थापना, फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और ब्रह्म समाज की स्थापना, और एनी बेसेंट जी का द्वारा जो किए गए कार्य है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उनके बारे में। तो ये 3 4 ऐसे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो आप इसे कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अब ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, और डी लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी है कि इसका कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना। तो ये हमारा लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और अगर किसी भी तरह का अगर आपको ये, अगर हमने इस सारे पीडीएफ को मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हो, उस व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप इसमें से कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हाई लिख के भेज सकते हैं, आपको फिर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ के, और आपको ये सारे पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक ना। तो 92795757 और 83, ठीक। इस नंबर पे आप हाई करके लिखिए, आपको इस पे आप इस पे आपको व्हाट्सअप से जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, जितने भी कंटेंट है जेपीएससी से रिलेटेड आपको, या भी और भी किसी भी तरह का एग्जाम, तो आपको सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक। चलिए आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। नेक्स्ट मैं अगले कल से हो सकता है मैं झारखंड जेपीएससी पेपर 2 का जो झारखंड स्पेशल है उसका मैं कितना 2 मतलब 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जितना से जितना हो सकता है मैं एमसीक्यू के रूप में आपको सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए तब तक के लिए आपको जोहार झारखंड।